नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आज बात पाकिस्तान की करेंगे। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था, आतंकी देश का टैग और जो बीज उसने भारत के लिए बोया, अब पाकिस्तान खुद वही भुगतने को मजबूर हो चुका है। दशकों से भारत में आतंकी भेजने और अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान को अपने ही बलूचिस्तान में हाल ही में 70 से ज्यादा लोग आतंकी हमले में उसने खोए हैं। कंगाली में आटा गीला की कहावत भी पाकिस्तान के लिए सही साबित हो रही है। नकदी का संकट है, भारी भरकम कर्ज है और आसमान छूती महंगाई से पाकिस्तान की आवाम इन दिनों बहुत परेशान है। पाकिस्तान के लगभग 10 करोड़ लोग पहले ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसके साथ गरीबी की दर लगभग 40% पर बनी हुई है। इन मुश्किल हालात के बीच पाकिस्तान की आवाम और उनके नेताओं को अपने पड़ोसी मुल्क यानी भारत ही एकमात्र उम्मीद की किरण के तौर पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि जब भारत 75 सालों में ऊंचाई के कीर्तिमान हर सेक्टर में बना रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। पाकिस्तान के लोग अब भारत की ओर देखने को मजबूर हो गए हैं। आज ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो किस तरीके से भारत को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। खबर यहाँ से आई, 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में SCO समिट होनी है। उसका न्योता आज भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान की सरकार ने भेजा है। इस खबर को हम बड़ी खबर के तौर पर आज दिखाने वाले हैं कि पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने के लिए कोशिशें कर रहा है कि वो बातचीत चाहता है, लेकिन भारत ने भी, जो कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को 2 टूक आज साफ जवाब दिया है। क्या है पूरा माजरा, इसका खबर भी दिखाएंगे और विश्लेषण भी करेंगे। दूसरी खबर आज हमारी उत्तर प्रदेश पे होने वाली है। उत्तर प्रदेश में जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, भारी वहाँ पे संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। जमीन के रेट आसमान पर हैं। सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी अयोध्या प्रशासन, यूपी की सरकार कर रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने में मोटी रकम आने वाली है। लेकिन ये खबर यहाँ तक तो ठीक थी, बड़े बड़े लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति अयोध्या में आकर होटल्स, मोटेल्स, रिजॉर्ट्स बनाना चाहते हैं। लेकिन इस खबर के आने के साथ ही एक खबर ये भी आई कि जिन लोगों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, एक्वायर किया गया अयोध्या की प्रशासन के द्वारा, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई हमको तो और रेट चाहिए, हमको तो और पैसा चाहिए। तो जाहिर तौर पर वहाँ पर नाराज़गी है और अब उस पर राजनीति भी पूरी तरीके से शुरू हो गई है। लेकिन पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा है। SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन एसोसिएशन। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिरकार SCO क्या है और क्या करता है। इसको हिंदी में आप नाम देंगे तो नाम हो जाएगा शंघाई सहयोग संगठन। इसमें भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश शामिल होते हैं। ये संगठन मध्य एशिया में शांति और सभी देशों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए बनाया गया है। SCO भारत को आतंकवाद से लड़ाई और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखने के लिए एक बढ़िया मंच उपलब्ध कराता है। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से वैश्विक समीकरण बदला है, SCO को आजकल उस नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि जो अमेरिका और नेटो का विरोधी एक संगठन है, क्योंकि इसमें रूस और चीन दोनों बड़े देश इसके सदस्य हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है और वो नेटो की सदस्यता की वजह से ही जंग है और इसमें अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है तो चीन रूस का साथ दे रहा है। SCO की दरअसल ये बैठक बारी बारी से सदस्य देशों में होती रहती है। इस बार SCO की जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक है वो 15-16 अक्टूबर को शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी में हो रही है। ये आप देख सकते हैं क्या कहा गया इस न्योते में। पाकिस्तान ने PM मोदी को न्योता भेजा है, कहा है कि इस बैठक में जो कि 15-16 अक्टूबर को होनी है आपको आना चाहिए इस समिट के लिए, क्योंकि हेड्स ऑफ स्टेट की यह समिट है। औपचारिक तौर पर भारत ने अभी पाकिस्तान के इस न्योते को न स्वीकारा है न रिजेक्ट किया है, कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। 15-16 अक्टूबर को ये बैठक होगी। इसी साल आपको अगर मैं SCO के कैलेंडर के बारे में बताऊं
तो इसी साल 3 और 4 जुलाई को कजाकिस्तान में हुए एससीओ समिट में भी पीएम मोदी शामिल नहीं हुए थे। उनकी जगह एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, उन्होंने भारत का वहां पे नुमाइंदगी की थी। पिछले साल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ की बैठक हुई थी, जिसमें भी पीएम मोदी नहीं जा पाए थे। भारत ने जुलाई 2023 में वर्चुअल मोड में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑनलाइन यानी वर्चुअल मोड में हिस्सा लिया था। इससे पहले मई 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, आपको याद होगा, गोवा में एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत जरूर आए थे। तो जहां पाकिस्तान भारत को इस वक्त अपने देश में बुलाकर यह संदेश देने की कोशिश में लगा है कि वो बातचीत के कदम बढ़ाने को तैयार है, तो वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आज आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जयशंकर साहब के तेवरों से आज साफ था कि भारत इस बार भी किसी भी तरह की नरमी पाकिस्तान के लिए दिखाने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए विदेश मंत्री ने कहा है, पाकिस्तान के साथ बिना रुकावट बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। हरकतों का खामियाजा तो भुगतना पड़ता है। हर सकारात्मक और नकारात्मक कदम पर उसी की भाषा में भारत जवाब देता है। पड़ोसी देश हमेशा से ही एक पहेली की तरह होते हैं। अगर दुनिया के किसी भी देश की तरफ देखें तो पड़ोसी समस्या बने हुए हैं, क्योंकि पड़ोसियों के साथ संबंध को बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। और ये बयान साफ करता है कि जयशंकर साहब के मन में क्या चल रहा है। भारत ने औपचारिक तौर पर न्योते को न स्वीकार किया है न अस्वीकार किया है, पर आज का ये जयशंकर साहब का बयान सुनिए, आपको साफ समझ में आएगा। Let me say this. I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. तो ये तो ही बात एससीओ की। एससीओ को लेकर दोनों देशों के बीच अब जब तक ये समिट नहीं हो जाएगी 15-16 अक्टूबर तक भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह की आप बयानबाजी और रिएक्शंस दोनों तरफ से कूटनीतिक तौर पर जो अहम होगा वो आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी भारत के इन दिनों मुरीद होते दिखाई देते हैं। जब वो सत्ता में थे, प्रधानमंत्री थे, तो भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते थे। आजकल जेल में हैं, सत्ता से बाहर हैं, तो अब वो भारत के लिए एक फैन की तरह बात कर रहे हैं। खासकर हमारे देश में हुए हाल ही में लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए इमरान खान ने, जो कि दिखाता है कि वो भारत की डेमोक्रेसी के, भारत के लोकतंत्र के एक तरीके से फैन हो चुके हैं। उन्होंने भारत के लोकसभा चुनाव का हवाला देकर पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को आईना दिखाया है। इमरान खान ने कहा, चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए, इससे शांति आती है। पाकिस्तान को भारत से सीखने की भी जरूरत है। भारत में बिना समस्या के करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान में भी ईवीएम का इस्तेमाल हो। वो ये भी कहते हैं कि मैं भी ईवीएम से चुनाव कराना चाहता था, लेकिन पूर्व सेना प्रमुख, चुनाव आयोग और पीपीपी ने इसको रोक दिया था। पाकिस्तान लगातार, पाकिस्तान के चाहे नेता हों चाहे वहाँ के आवाम हो, वो किसी न किसी तरीके से भारत के साथ ऐसा लग रहा है कि दोस्ती के बहाने खोज रहे हैं। क्या ये बात सच है? क्या भारत को पाकिस्तान की तरफ इन हालात में दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा, बढ़ाना चाहिए? मेरे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रह्मा चलानी जी, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक बोरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व राजदूत आप रह चुके हैं। दीपक सर, शुरुआत में आपसे करता हूं। एससीओ समिट का न्योता आया है 15-16 तारीख को, अक्टूबर के महीने में इस्लामाबाद मोदी जी को बुलाया गया है। क्या करना चाहिए भारत को? आभारी हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है जब मौका मिलता है आपसे सीखने का, और आपके जो दूसरे मेहमान हैं उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने ये जो मौका दिया है। पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत जल्दी आपको बता देता हूँ
ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो है 20-40-60। 20% ग्लोबल जीडीपी, 40% ग्लोबल पॉपुलेशन और 60% यूरेशियन लैंड मास। ये बायलैटरल इश्यूज रिजॉल्व करने का फोरम नहीं है, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो ये उठाता रहेगा। उसकी जिंदगी में एक ही मकसद है। फिर सेंट्रल एशियन मेंबर्स जो हैं इसके, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उनके आपस में भी झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एससीओ में वो इसको नहीं उठाते। फिर फाइनली सर एक चीज बता देता हूं, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये चाइना सेंट्रिक 8 देशों का ग्रुप है और ये 3 इवल्स को फाइट करता है, एक्सट्रीमिज्म, सेसेशनिज्म, टेररिज्म। मेरे को नहीं लगता कि इसकी कोई ऐसी अहमियत है कि हमको वहां जाना चाहिए। हाँ, मेंबर हम रहेंगे ये नजर रखने के लिए कि ये लोग जो बाकी मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, और उनके जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, क्रिकेट खिलाड़ी, वो तारीफ हमारी करते हैं। जब तो वो प्रधानमंत्री थे तो इतनी गालियां देते थे, ऐसी भाषा यूज करते थे कि हम लोग डिप्लोमेसी में उसका जिक्र भी नहीं करते। लेकिन अब जब वो हार गए हैं तो हमारी तारीफ करते हैं, और इसका एक ही कारण है सर, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ। कारण ये है, अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए ये जो काफिर मुल्क है हमारे साथ, उसने अगर इतनी तरक्की की है तो आप लोग मुझे वापस ले आइए, मैं आपको रियासतें मदीना दे दूंगा, बहुत ऊपर उठा दूंगा। तो ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए करते हैं, इनके दिल में इसका, क्षमा चाहता हूं, कोई जी भी गुडविल नहीं है भारत के लिए। बिल्कुल, आपने कुछ ना कह के सब कुछ कह दिया। ब्रह्मचलानी जी, दीपक सर की बातों से आप कितना अपने आप को जोड़ना चाहेंगे, या आपका अलग व्यू है? क्योंकि एससीओ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चीन भी है और रूस भी है। रूस के साथ भारत संबंध बना के रखना चाहेगा। अभी हमने देखा प्राइम मिनिस्टर रूस भी गए, यूक्रेन भी गए। क्या एससीओ समिट में अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते हैं तो भारत और रूस के संबंधों पर इसका कोई असर देखते हैं आप? जो एम्बेसडर वोरा ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, मगर 2 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जुलाई में एससीओ का समिट हुआ था अल्माटी में, ये एनुअल समिट मीटिंग होती है एससीओ की, उसमें मोदी जी नहीं गए। अब जो मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में, वो हो रही है काउंसिल की मीटिंग, जो सेकंड हाईएस्ट लेवल बॉडी है एससीओ की। जब वो हाईएस्ट बॉडी के मीटिंग पर नहीं गए तो वो कैसे जाएंगे सेकंड हाईएस्ट बॉडी के मीटिंग के लिए? दूसरी बात यह है कि एससीओ एक चाइना सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, मगर भारत सिर्फ एक देश है इस एससीओ में जो डेमोक्रेसी है। बाकी जो देश हैं एससीओ में वो डेमोक्रेसीज नहीं हैं। और दूसरी बात है कि जो बाकी एससीओ के मेंबर्स हैं वो सब चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मेंबर स्टेट्स हैं। सिर्फ भारत है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ शुरू से है। राइट। तो एससीओ की जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू भारत के लिए काफ़ी लिमिटेड है। मगर जैसे एम्बेसडर वोरा ने कहा कि इसका मतलब नहीं कि भारत एससीओ से निकल जाए, क्योंकि मेंबरशिप से हम सुन सकते हैं कि बाकी ये देश क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कोशिशें कर रहे हैं। तो टेबल पर रहना और दूसरे लोगों की बात सुनना ज़रूरी है। मगर इजराइल और ताइवान के बीच इतने बड़े ज्योग्राफिकल जोन में भारत एकमात्र डेमोक्रेसी है, इसके अलावा कोई दूसरी डेमोक्रेसी है ही नहीं इस पूरे जोन में, इजराइल के बाद और ताइवान के बीच। तो और एससीओ में तो अभी ईरान भी बन गया मेंबर इस जुलाई में। पर सारे जो मेंबर्स हैं वो ऑटोक्रेटिक स्टेट्स हैं, नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं। क्या आपको लगता नहीं चलानी साहब कि ये मौका भी हो सकता है कि इस्लामाबाद में जाकर इस्लामाबाद को आईना दिखाया जाए कि आप किस तरीके से हमारे मुल्क में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ऐसे मंचों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा को करने में बहुत ज़्यादा करता है। तो पाकिस्तान की ज़मीन पे जाकर पाकिस्तान के आवाम के बीच में खड़े होकर ये कहना कि आपने हमारे यहाँ क्या 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 कर दिया है। मोदी जी ने एक गलती पहले से कर चुके हैं। दिसंबर 2015 में वो लाहौर गए, उस स्टॉप ओवर से क्या निकला? ये निकला कि पाकिस्तान मिलिट्री ने उसके एकदम बाद
कई सारे टेररिस्ट अटैक्स किए इंडियन मिलिट्री बेसिस के खिलाफ। एक नहीं, कई सारे अटैक्स हुए, क्योंकि उनको फिक्र थी कि मोदी नवाज शरीफ के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कई सारे टेररिस्ट अटैक्स स्टेज किए। तो पाकिस्तान के साथ इस समय कोई भी एंगेजमेंट काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। ये पाकिस्तान एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मेस है, और अपने मेस में वो रहे, ये बेटर रहेगा भारत के लिए। जी वोरा साहब, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके रिएक्शंस को नोट कर रहा हूं। दीपक सर। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता था कि जिस तरह से चलेनी साहब कहते हैं, उनसे बेहतर और कोई नहीं कह सकता। ही इज एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया, और हमेशा जो ये लिखते हैं उसको मैं पढ़ता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। पाकिस्तान जाने का फायदा क्या सर? आप दो आपके पड़ोसी हैं इस समय जो आपके जानी दुश्मन है। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक जो दुश्मन है जिसको मैं आतंकिस्तान कहता हूँ, वो दुश्मन इसलिए वो कहता है कि देखो भारत और मैं एक ही टाइम पे, मेरा जन्म हुआ था, भारत आजाद हुआ था, वो कहाँ निकल गया भारत, मैं कहाँ पीछे रह गया, उसको कहते हैं ईर्ष्या। दैट आई कैन नेवर कैच अप विद इंडिया। दूसरी तरफ जो बैठा हुआ है वो चीनास्तान या चीना पीना, जो भी आप उसको कहते हैं, वो उसको गुस्सा इस बात का है कि बड़ी तेजी से भारत मुझे पकड़ रहा है, मेरे लेवल पर पहुंच रहा है। तो दोनों तरफ ईर्ष्या है, दोनों तरफ गुस्सा है। सब ये दो देश आपके मित्र नहीं बनेंगे जब तक इन दोनों देशों में अंदरूनी जो है कोई चेंजेस ना आए। और जो आतंकिस्तान की बात है सर, वो चेंज नहीं आने वाली, क्योंकि उसका जन्म ही हुआ था भारत की मुखालफत करने को। और कम्युनिस्ट चाइना कभी नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि अगर हम ना होते सर, अभी तक वो एशिया को निगल गया होता और डिकार भी ना भरता। लेकिन भारत खड़ा है चट्टान की तरह। वो हमसे, हमारी जो ट्रैक टू मीटिंग्स होती है, कहते हैं कि आप लोग तो गोंडवाना लैंड अफ्रीका से कहीं आ गए थे, नहीं तो बाकी तो सारे एथनिक लोग जो हैं एशिया के, वो सब चाइनीज लगते हैं। आप लोग यहाँ आके खड़े हो गए और हमारे लिए आप एक बैरियर बन गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे चाइनीज कॉलीग्स कहते हैं। तो मेरा ये मानना है सर कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में लो लेवल पे जरूर कोई ना कोई जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तो 100% बायलैटरल उठाएगा। वो तो सारी दुनिया को कहता है कश्मीर हमें दे दो और सारी दुनिया की समस्याएं दूर हो जाएंगी, और जो मार्स पे और जुपिटर पे और प्लूटो पे और चंद्रमा पे जो समझते हैं वो भी सब खत्म हो जाएगी। कश्मीर, इट्स एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उससे कोई नहीं बचा सकता उन लोगों को, कोई दवाई नहीं है दुनिया में। Therefore, सर, जो हमने लिया है पोजीशन, डॉक्टर जयशंकर जो मेरी सेवा के हैं भारतीय विदेश सेवा के, और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने जो कहा है सर, इट इज एब्सोल्युटली राइट सर। अब ये इंडिया जो है ना, ये चला गया है सर, अब भारत है सर। बिल्कुल, और मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपने चीन की बात कर दी वोरा साहब, एक चीन से जुड़ी भी खबर मेरे पास है, उस पर भी आपकी रिएक्शन लूंगा। आप बने रहिएगा, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, सैलानी जी और दीपक वोरा जी। भारत चीन के बीच भी सब कुछ सामान्य बनाने को लेकर चीन आजकल बहुत उत्सुक दिखाई दे रहा है। भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत और सहयोग के लिए बने वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि दल की अगुवाई ज्वाइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया गौरंग लाल दास ने की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच यह बातचीत बहुत सकारात्मक रही। दोनों देशों की ओर से भविष्य के नजरिए से एलएसी की स्थिति को लेकर विचारों को साझा किया गया, ताकि आपसी मतभेदों को कम किया जा सके और विवाद के जल्द समाधान निकाले जा सके। दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई कि सैन्य और कूटनीति के जरिए अपने संपर्क को और बढ़ाएंगे। इसके साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों देशों की ओर से जाने गए मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत सीमा के इलाकों में शांति को बरकरार रखेंगे। बैठक में दोहराया गया कि एलएसी की प्रति सम्मान और शांति बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अप्रैल 2020 से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। जून 2020 में गलवान में खूनी झड़प हुई थी। झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और 45 चीनी सैनिक भी मारे गए। विवाद को सुलझाने के लिए कोर कमांडर लेवल की 20 राउंड से ज्यादा की बातचीत हुई है। सीमा विवाद में थोड़ा बहुत गतिरोध दूर हुआ है। भारत का कहना है कि यथास्थिति को बदलने की किसी भी हरकत को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। गलवान में हुई झड़प पिछले कई दशकों में सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था।
दोनों देशों की सेनाओं के बीच। इसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में बहुत गिरावट आई थी। कोशिश की जा रही है उस परिस्थितियों को सुधारा जाए, ठीक किया जाए। 20 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस बार चीन के रुख में कुछ ज्यादा ही नरमी दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा दिखता है, मेरे सहयोगी राजीव रंजन की रिपोर्ट देखते हैं, फिर मेहमानों के पास चलते हैं। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन के बीजिंग में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक कूटनीतिक स्तर पर हुई। बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने हिस्सा लिया, तो चीन की ओर से चीन के विदेश मंत्रालय में सीमा और महासागर विभाग के महानिदेशक ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कैसे सीमा विवाद को सुलझाया जाए, कैसे आपसी रिश्तों को बेहतर किया जाए, कैसे जो सीमा पर जो है एक अविश्वास का माहौल है उसको दूर किया जाए, सीमा पर शांति हो, एक विश्वास का नया माहौल बने। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जब तक आपसी रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते हैं तब तक जो सीमा विवाद है उसको सुलझाया नहीं दिया जाए। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि जो भी विवाद है इसका निपटारा आपसी बातचीत के जरिए ही हो सकता है, चाहे वो लंबित मुद्दे हो चाहे दूसरा कोई भी मुद्दा हो। सीमा पर जो तनाव ऐसे नहीं कम होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों देश जो है एक मैकेनिज्म के तहत बैठें और बातचीत करें। दोनों देशों के बीच जो जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत करें। इससे पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई है। उनके बैठक में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि जो आपसी तनाव है, जो आपसी कह सकते हैं कि हालात बिगड़े हैं, वह तब तक नहीं सुधर सकते हैं जब तक दोनों देशों के बीच में बातचीत का एक बेहतर माहौल न बने, तनाव दूर न हो। इसके लिए कोशिश यह भी किया गया कि न केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि सैन्य स्तर पर भी बातचीत जारी रहे। आपको बता दें कि 2020 में पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से चीन की सेना जो है भारतीय सेना के सामने आ गई थी, और उसके बाद जून में जो है गलवान में खूनी झड़प होता है भारत और चीन के सेना के बीच में। हमारे 20 जवान जो है शहीद होते हैं और भारतीय सेना जो है चीन के करीब 40 से 45 सैनिकों को मार देते हैं। उसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध लगातार बिगड़ते हैं। हालांकि इसके बाद जो है जो सैन्य लेवल की अगर बात करें तो कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हुई। बातचीत का नतीजा ये निकला कि कुछ एक जगहों पर ज़रूर चीन की सेना जो है पीछे आई, भारत की सेना भी पीछे आई, लेकिन उसके बाद बहुत प्रगति नहीं हुई। हालत ये है कि न केवल पूर्वी लद्दाख में बल्कि सिक्किम में भी और तवांग जैसी दूसरी जगहों पर जहां भारत और चीन की सीमा लगती है, जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां तनातनी है। दोनों देश की सेनाएं जो हैं आमने सामने हैं। तो ऐसे में दोनों देश अब इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए जो है मामला को सुलझाया जाए, एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिससे जो तनातनी है वो कम हो सके। चाहे पेंगोंग त्सो लेक की बात हो, चाहे डेमचोक की बात हो, चाहे देपसांग की बात हो, जहाँ जहाँ तनातनी है, एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं भारत और चीन के बीच में, जो आपसी रिश्ते को है बेहतर करने के पहले। जो 2020 में जो भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी और जो तनातनी फैली थी और जो अविश्वास का माहौल था, उसका असर केवल सीमा पर नहीं पड़ा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नहीं पड़ा, बल्कि भारत और चीन के बीच रिश्तों पर भी पड़ा। उसका असर दूसरे चीज़ों में भी नज़र आया। अब एक बार फिर से कोशिश है कि रिश्तों को बेहतर किया जाए। हालांकि भारत ने यह भी साफ किया है, इस बैठक में नहीं, इससे पहले भी साफ किया है कि चीन की जो कोशिश थी यथास्थिति को बदलने की, वह भारत स्वीकार नहीं करेगा। यानी अगर चीन चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर हों, तो अप्रैल 2020 के पहले वाली जो जगह है चीन वहाँ चली जाए, तब जाके रिश्तों को बेहतर किया जा सकता है। सीमा पर एक विश्वास का माहौल पैदा किया जा सकता है और सीमा पर शांति भी तभी बनी रहेगी। तो सुना आपने राजीव रंजन, मेरे सहयोगी, जो कि विदेश मंत्रालय के साथ साथ रक्षा मंत्रालय कवर करते हैं, उनकी इस रिपोर्ट में। मेरे साथ दोनों खास मेहमान दीपक बोहरा जी और ब्रह्मचलानी जी इस वक्त बने हुए हैं। एक बार फिर दोनों के पास चलते हैं। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा सर,
मुझे तो 62 याद है, भारत चीनी भाई भाई का नारा कहते कहते पीठ में छुरा भोग दिया था। अब फिर चीन दोस्ती की बातें कर रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की बातें कर रहा है। हमसे मुझसे बेहतर आप चीन को जानते हैं, समझते हैं। क्या कितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए इस पूरी कन्वर्सेशन को, इस पूरे टॉक्स को? जो छुरा चीन ने लगाया 1962 में, वही सेम हिस्ट्री दोबारा रिपीट हुई ना, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट्स हुए लद्दाख में 2020 में, वो हुए मोदी और शी जिनपिंग के बीच 18 मीटिंग्स हुई। उसके बाद चीन ने छुपे छुपे जाके इस तरह के इंक्रोचमेंट्स किए लद्दाख में। तो चीन एक ट्रस्टवर्दी नेशन तो नहीं है। उसकी जो रिकॉर्ड है वो एक रिकॉर्ड है डुप्लिसिटी की। और दूसरी बात ये है कि चीन इस समय जो इंडो टिबेटन बॉर्डर है, पूरे बॉर्डर पर परमानेंट मिलिट्री स्ट्रक्चर्स बना रहा है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, अंडरग्राउंड ट्रूप शेल्टर्स, अंडरग्राउंड रेडार स्टेशन, अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, अंडरग्राउंड रेडार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशंस। तो इसका मतलब ये है कि वो इस बॉर्डर को एक हॉट बॉर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रॉब्लम भारत के लिए एक परमानेंट प्रॉब्लम बन रहा है। अगर डिसएंगेजमेंट होता है कोई एग्रीमेंट के थ्रू, इसका मतलब नहीं कि वो चीनी सैनिक हट जाएंगे ना, वो स्टेशन रहेंगे, क्योंकि वहां पर अभी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बने हैं। और अगर कोई भी डील बनती है भारत और चीन के बीच वो डील चाइनीज टर्म्स पर होगी, क्योंकि जो बफर जोन्स बने थे लद्दाख में कुछ 3-4 जगह पर, वो जो बफर जोन्स बने हैं वो लार्जली इंडियन टेरिटरी में बने हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि कोई भी डिसएंगेजमेंट डील लार्जली चाइनीज टर्म्स पर होगी। चीन भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज, लॉन्ग टर्म थ्रेट बन गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। वोरा साहब, जो बात ब्रह्मा सर ने कही है, मैं जानता हूं कि आप उसके साथ मुतमईन होंगे, क्योंकि आप बार बार अपनी नोडिंग दे रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा दीपक जी, और वो हम सब जानते हैं कि चीन के अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। हर जगह वो अपने आप को, जो हम लोग कहते हैं ना विस्तारवादी नीति, हर जगह दूसरे की टेरिटरी छीनना चाहता है, उसके इलाके में घुसना चाहता है। ऐसे में जो बात अभी ब्रह्मा सर बोल रहे थे कि इंडो टिबेटन बॉर्डर को वो हॉट बॉर्डर बना में तब्दील करना चाहता है और पूरा बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस वहाँ चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या ये जो बातचीत के जरिए एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, एक अच्छा पड़ोसी होने का जो रूप धरा है चीन ने, ये वाकई में सच्ची तस्वीर है या झांसा है? सर, आपने 1962 का जिक्र किया था। मुझे अभी भी दर्द होता है सर। मेरा परिवार अनाथ हुआ था, मैं 11 साल का था सर, मुझे अभी तक याद है। आपको इतना जिक्र बताना चाहता हूं सर कि डॉक्टर चलैनी भी सहमत होंगे कि चाइनीज मैंडरिन भाषा में सच्चाई का कोई शब्द नहीं है, रियलिटी का है। सच्चाई तो ये लोग समझते नहीं है क्या है। जैसा आपने जिक्र किया पंचशील के बारे में बातचीत हमसे की, पीठ में छुरा घोंपा। सोवियत संघ का फायदा उठाया, टेक्नोलॉजी ली, उनके पीठ में छुरा घोंपा। वियतनाम के साथ बड़ी दोस्ती करने की कोशिश की, उनको भी फिर इन्होंने धोखा दिया। अमेरिका का फायदा उठाया WTO और इधर उधर घुसने में, फिर उनके साथ पंगा दिया। 19 के 19 जो इनके पड़ोसी हैं, सबके साथ इनके बहुत बुरे संबंध हैं, क्योंकि चाइना वांट्स कि दुनिया स्वीकार करे कि दुनिया में एक ही शहंशाह है, वो चाइना है। एक चीज है, जो चाइनीज टेरिटरी है, जो कहते हैं सारी दुनिया उनकी टेरिटरी है, मार्स भी, चंद्रमा भी, सूरज भी उनकी टेरिटरी है, लेकिन ये जो 9 डैश लाइन की बात करते हैं, एक ही बार इन्होंने इसको हल्का सा मॉडिफाई किया था, वो वियतनाम के लिए। वियतनामीज बोले टाइगर तेरे को ठोकेंगे, हमारी तो जमीन कहां से अपनी 9 डैश लाइन में ले आया। तो मैं तुम्हें पोस्टेड था वहां पर। उन्होंने पहले तो उसको चेंज किया और फिर 3 महीने के बाद हमला कर दिया वियतनाम के ऊपर। कौन भरोसा करेगा इनके ऊपर सर? दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बातचीत आप करते रहिए, ये बनाते रहेंगे अपने जो अंडरग्राउंड है, ये है वो है सर। पर एक चीज मैं बता देता हूँ, फौजी परिवार से मेरा संबंध है सर, ये भारतीय सेना के साथ टक्कर नहीं ले सकता। आज हमारी जो शक्ति है ना सर,
इतना मारेंगे इसको कि, और ये नहीं चाहता कि इसको मार पड़े फिर, क्योंकि ये किताब क्या लिखी है, वो फुनजू फुनजू की किताब, हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग इट। अरे कौन से दुनिया में कौन से देश ने जंग जीता है लड़े बिना? कहाँ की बातें करते हैं? हम तो चाणक्य की संतान है सर। हम जानते हैं किस तरह से कूटनीति और डिफेंस की जो पॉलिसीज है उनका संगम होता है, उनकी मैरिज होती है। ये लोग नहीं जानते हैं, दीपक सर। जी, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा मैं आपसे। रिसेंटली बहुत सी वेस्टर्न कंपनीज ने चीन से अपना बिजनेस समेटा है, वो वहां से भाग रहे हैं, वहां बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, रोज न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या ये सब हालात भी चीन को मजबूर कर रहे हैं कि भाई हम बातचीत करने को तैयार हैं, दोस्ती करने को तैयार हैं? 100% जो गालवान में किया था, दे लॉस्ट देयर बिगेस्ट मार्केट। सर 140 करोड़ लोगों का ये मार्केट है, और बहुत अब इनकी जो पर कैपिटा इनकम है बढ़ती जा रही है, परचेसिंग पावर बढ़ती जा रही है। वो खो दिया इन बेवकूफों ने। अगर इनको अकल होती है ऐसा कभी ना करते, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारिए। हाँ, आपका जवाब, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। 1990s में सर मैं अमेरिका में था, बिल्लू भाई क्लिंटन जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, लोगों ने उनसे पूछा कि आप एक कौन सा मुद्दा है जिसमें हम आपको वोट करें? उनका जवाब था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। तो हर चीज तो इकोनॉमी है ना, तो इनकी इकोनॉमी तो कोलैप्स होगी, वो तो आप खुद जानते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, हाउसिंग, ये वो सब खत्म हो रहा है। तो भारत के साथ तो दोस्ती करना चाहता है ना सर, कम से कम मार्केट उसका ये रहे। और इनफैक्ट कोविड के बाद ब्रह्मा सर, चीन की रेपुटेशन दुनिया भर में खराब हुई है। सबको लगता है कि चीन की साजिश थी कोविड को फैला के दुनिया की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ा देना। आप ठीक कह रहे हैं, कोविड से चीन के इमेज पर काफी धक्का लगा है, और जो चीन की जो एक्सपेंशनिज्म रही है साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में, जापान के खिलाफ, ताइवान के खिलाफ, भारत के खिलाफ, इससे भी चीन के इमेज पर धक्का लगा है जी। मगर चीन की जो एक्सपेंशनिज्म है वो कमज़ोर नहीं हुई है। वो सभी देशों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। जैसे साउथ चाइना सी में जो जितने भी बाकी देश जो क्लेमेंट स्टेट्स हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहा है। भारत के साथ लगातार 4 साल से ऊपर बातचीत चल रही है, और साथ साथ में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो रहा है। और ये मिलिट्री स्टैंड ऑफ में जो डिप्लॉयड ट्रूप्स हैं चीन की तरफ से, उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि वो टॉक्स चीन के लिए एक कवर है। उस कवर के पीछे वो अपने डिप्लॉयमेंट स्ट्रेंथन कर रहा है, अपने क्लेम स्ट्रेंथन कर रहा है, अपने जो इंक्रोचमेंट्स हैं लद्दाख में उनको कंसोलिडेट कर रहा है। तो बातचीत करने से वी शुड नॉट गेट मिसलेड। वेरी ट्रू, थैंक यू ब्रह्मा सर, थैंक यू दीपक सर जुड़ने के लिए। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब जब चीन पर भरोसा हुआ है तो हमको ही उसका नुकसान उठाना पड़ा है। तो बहुत ही चौकन्ना रहकर विदेश नीति को, विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारियों को इस पर काम करने की आगे भी ज़रूरत है। एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर अब रुख कर लेते हैं। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सरकार अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव पॉलिसी का दूसरा चरण लाने की तैयारी कर रही है। मेरे देखिए नोएडा के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की पॉलिसी के दूसरे दौर की तैयारियां होने लगी हैं। सरकार देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इस पॉलिसी के पहले दौर में $10 अरब सब्सिडी का वादा कर चुकी है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव पॉलिसी को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस पॉलिसी को और बेहतर और कारगर बनाने के लिए सरकार ने स्टेक होल्डर्स से इस बारे में सलाह मशवरा भी किया है। सूत्रों के मुताबिक पॉलिसी के दूसरे दौर के लिए सरकार इसका दायरा 50% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके तहत यूनिट लगाने वाली बड़ी कंपनियों को चिप्स बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल और गैस वगैरह के लिए पूंजी समर्थन मुहैया कराने की बात है। सेमीकंडक्टर्स में हमें ये दिलासा दिया गया है कि जो और कंपनीज आने वाली हैं, ये 50,000 करोड़ के बियॉन्ड, उनको भी सरकार एंटरटेन करेगी और इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा जो कुछ और कंपोनेंट्स हैं जिनको हम नॉन सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स कहते हैं, पैसिव्स हैं, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, ट्रांसफार्मर्स या पीसीबीज हैं, सेंसर्स हैं, कनेक्टर्स हैं, ये भी उतने ही ज़रूरी हैं। और इनके लिए भी सरकार हमें पूरी उम्मीद है और कि एक बहुत जल्द एक अच्छी स्कीम आने वाली है, जिससे न केवल हमारा कंपोनेंट्स के ऊपर जो
विशेषकर चीन के ऊपर जो निर्भरता है वो खत्म होगी, कुछ हद तक इजी होगी, और हम अपने युवकों और युवतियों को यहीं पर बहुत अच्छी क्वालिटी के जॉब्स दे पाएंगे। तो ये जो यंग इंजीनियर्स, यंग पीपल के लिए जो हम जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, ये कंपोनेंट्स के सहारे ये ज़रूर, जो पहले असेंबली हमने शुरू किया था, अब हम डीप डाउन मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड रणनीति के तहत देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए बड़े स्तर पर पहल शुरू की गई है। सरकार ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के गुजरात के धोलेरा में एक बड़े प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका निर्माण इसी साल शुरू होगा। इस पर 91,000 करोड़ के निवेश की योजना है। इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 20,000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। टाटा, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और मुरुगप्पा ग्रुप की सीजी पावर और जापान की रेनेसास के बीच साझा पार्टनरशिप के जरिए 3 अलग-अलग चिप असेंबली प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। ये कैपिटल बहुत इंटेंसिव है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत में 10,000 करोड़ रुपए का ये सामान बन सकता है, और उसमें जो आज जो बड़े कंपनीज ऑलरेडी दुनिया में हैं, उनसे अगर हम compete करना चाहते हैं तो एक सब्सिडी, एक हेल्प, सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। न केवल फिजिकल सपोर्ट बट ऑल्सो एक गवर्नमेंट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर सप्लाई, इन टर्म्स ऑफ लैंड, उनके एम्प्लॉय हॉस्टल्स, वहाँ सड़कें, ये सब हमको वर्ल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान की तर्ज पर एक ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, और इस रणनीति के तहत वो दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए हर संभव प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है। नोएडा से कैमरा पर्सन पंचानन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में फिनटेक स्पेस में 31 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश हुआ है और हमारे फिनटेक स्टार्टअप में 500% बढ़ोतरी हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 6 करोड़ से बढ़कर करीब 94 करोड़ तक हो गए हैं। पीएम ने कहा कि एक समय था जब लोग भारत आते थे तो हमारी सांस्कृतिक विविधता देखकर दंग रह जाते थे। अब लोग भारत आते हैं तो हमारी फिनटेक विविधता को देखकर हैरान हो जाते हैं। एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। और ये अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। यह खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर बनने के बाद अब खासी ज्यादा चमक दमक है और खासी ज्यादा यहां पर लोगों की दिलचस्पी राम मंदिर के प्रभु राम के दर्शन करने पर है। इसीलिए इस इलाके में अयोध्या और अयोध्या के आसपास जितने जगह हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। खासी ज़मीन जो है खासी महंगी हुई है। सरकार ज़मीन के सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार को यह दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर उद्योगपति आ रहे हैं। अयोध्या में या तो होटल बनाएंगे या वहाँ पे लॉज बनाएंगे, धर्मशालाएं बनाएंगे, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी हो गई है, एयरपोर्ट आ गया है, स्टेशन वहाँ का अपग्रेड हो गया है। तो अब सरकार को लग रहा है कि अयोध्या जो कि अभी तक अछूता था
उसके सर्कल रेट, ज़मीन के सर्कल रेट बढ़ाकर ज़्यादा आमदनी की जा सकती है, सरकारी खजाने को और भरा जा सकता है। सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है कि आप अयोध्या में सर्कल रेट बढ़ाया जाए, लेकिन जिनकी ज़मीनें ली गई थी, जिनकी ज़मीनों पर वहाँ पर तमाम रीडेवलपमेंट का काम हुआ, वो लोग जो स्थानीय लोग हैं वो और मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इस पर जाहिर तौर पर राजनीति भी अब तेज़ हो गई है। मेरे सहयोगी रणवीर की ये खास रिपोर्ट। ये अयोध्या है, भगवान राम की अयोध्या। यहाँ भव्य मंदिर के निर्माण का सबसे बड़ा फायदा जमीन के कारोबार को मिलता दिख रहा है। बीते कुछ सालों में वहां जमीन की दरें आसमान छूती रहीं। अब सरकार ने अयोध्या में जमीन का सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। प्रस्ताव 50 से 200% तक बढ़ोतरी का बताया जा रहा है। कहीं कहीं पे जिन गांवों में ज़्यादा क्रय विक्रय और प्रतिफल मूल्य वहाँ ज़्यादा है, कार्यालय में पाया गया कि प्रतिफल मूल्य बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो ऐसे गांवों में जो है 50% से लेकर 200% तक की भी वृद्धि की गई है। ये उन्हीं 16-17 गांवों में हैं जहां पे क्रय विक्रय जो है पिछले साल में ज़्यादा रहा है। राम मंदिर से 2 किलोमीटर की परिधि में 200%, 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक 100 से 150% तक, मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी के बाद शहरी क्षेत्र में 100% के आसपास, मंदिर से 5 किलोमीटर के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 50% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। प्रशासन ने 4 सितंबर तक लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद इस प्रस्ताव में बदलाव भी हो सकता है। जैसे ही अयोध्या में सर्कल रेट बढ़ाने की चर्चा शुरू हुई, वैसे ही राजनीति ने भी तेजी पकड़ ली। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। जब गरीब ये मांग कर रहा था कि वहां पर सर्कल रेट बढ़ा करके 4 गुना और 6 गुना मुआवजा दिया जाए, तो सरकार ने वहां का न सर्कल रेट बढ़ाया, न किसानों को मुआवजा देने के लिए वो इंतजाम नहीं किया। और जब बड़े लोगों ने, कारोबारियों ने और खासकर बीजेपी के लोगों ने जमीन ले ली, बीजेपी के लोगों को मुनाफा मिले, वो ज्यादा पैसा कमाएं, गरीब जो जानकार नहीं था, उसको जानकारी नहीं थी, वो सस्ते में जमीन बेच गया, सस्ते में ले ली। और अब जब जमीनें बीजेपी के लोगों के पास पहुंच गई, बड़े कारोबारियों के पास जमीन पहुंच गई, तो सर्कल रेट बढ़ाया जा रहा जिससे उन्हें मुनाफा ज्यादा हो। दूसरी तरफ फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार से मांग कर दी कि बढ़ाना है तो इसको 2017 से लागू माना जाए। सर्कल रेट 17 से बढ़ाया माना जाए और उसी अनुसार से जिससे किसानों की जो जमीन औने पौने गई है उनको पूरा मुआवजा मिल सके, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और सर्कल रेट 17 से माना जाए। समाजवादी पार्टी के इस विरोध के बीच योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विपक्ष पर पलटवार किया। ये अखिलेश यादव जब थे तो यूपी के रेवेन्यू आती थी मात्र 17,000 करोड़। कितना? आज कितना हो गया है? 30,000 करोड़ बिना सर्कल रेट बढ़ाए। जबकि अखिलेश 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में लगातार बढ़ाए हैं, तब इनके पास रेवेन्यू थी 17,000 करोड़ की। आज बिना सर्कल रेट बढ़ाए यूपी के रेवेन्यू पहुंच गए 30,000 करोड़ पर। अगर हम सर्कल रेट बढ़ाए होते तो ये पहुंच जाता 50-60 हज़ार करोड़। माने योगी जी, माने मोदी जी का यह प्रयास है कि हर व्यक्ति के पास पक्का मकान हो जाए। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या की जमीनों में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई। कई बड़े बिल्डर्स, कई बड़ी कंपनियां और कई बड़े व्यापारी अयोध्या में निवेश करने पहुंचने लगे और जब ज़मीन बिकी तो वो सब पुराने सर्कल रेट पर बिकी। ऐसे में अब सरकार को ये महसूस हुआ कि अयोध्या में जिस तरीके से संपत्ति के रेट बढ़े हैं उसको देखते हुए सरकार भी सरकारी रेट यानी कि सर्कल रेट बढ़ाएगी। लेकिन इस प्रस्ताव के आने के बाद अयोध्या के उन लोगों ने क्या कहा जिनकी ज़मीन अधिग्रहित की है, ज़रा उन्हें सुनिए। और अगर ये 200% वो सुनाई दे रहा, हम लोग को सुनाई मिला 200%, अगर ये 2 साल पहले अगर ये रेट बढ़ा होता हम लोग को बहुत फ़ायदा होता। हम लोग को जहाँ 1 लाख मिला हम लोग को 20 लाख मिलता,
25 लाख मिलता है। देखिए पहले बढ़ना चाहिए। हम लोग के साथ जायज़ तो हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सर्किल रेट में ये कहना है कि अगर ये सर्किल रेट पहले बढ़ा होता तो लोगों का नुकसान कम होता, सारे व्यापारियों का थोड़ा और अच्छा जो है मुआवजा मिल जाता, तो इससे काफ़ी नुकसान होने से बच जाते लोग। फिलहाल अयोध्या में ज़मीनों के सरकारी रेट यानी सर्कल रेट बढ़ेंगे, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार से जो मांग की है वो मांग मानी जाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अयोध्या से अपने सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ज़मीन जो मंदिर के आसपास है वहाँ 200% तक सर्कल रेट बढ़ सकता है, और ज़मीन जो मंदिर से करीब 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है वहाँ पर 50% तक सर्कल रेट बढ़ सकता है। ये प्रस्ताव है, क्या होता है देखते हैं आगे। फिलहाल खबरों के खबर में एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे शिवाजी की प्रतिभा को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में थे और उन्होंने खुद आज माफी भी मांगी है। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पुरानी प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। पालघर की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य देवता हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आज अपने आराध्य देव की चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा 26 अगस्त को दोपहर में तेज हवा की वजह से गिर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया था। प्रधानमंत्री मोदी से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी इस घटना की पर माफी मांग चुके हैं। शिवाजी की प्रतिमा गिरने को लेकर महायुति और पीएम मोदी पर विपक्ष लगातार निशाने भी साध रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य में भ्रष्टाचार से लिप्त ये सरकार चल रही है। स्मारक के काम में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ था, इसे फिर से बनाने के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार और अब किया जाएगा। मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। पीएम मोदी की माफी पर कांग्रेस ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के घोर विरोध ने आज नरेंद्र मोदी को शिवाजी महाराज से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये माफी नहीं, ढोंग है। अगर मोदी वाकई में अपने इस अक्षम्य पाप के लिए माफी मांग रहे हैं तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपने पद से हटाएं। साथ ही इस प्रोजेक्ट में जिन लोगों की संलिप्तता थी उन पर कड़ी कार्रवाई करें। राजे का ये अपमान महाराष्ट्र ना भूलेगा ना माफ करेगा। आप सब जानते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और उसके बीच में ये शिवाजी की प्रतिमा का गिर जाना एक तरीके से बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मेरे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुनील सिंह आज उस जगह मौजूद थे पालघर में जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और माफी मांगी। सुनील, क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की जब प्रधानमंत्री ने माफी मांगी? आप वहां जमीन पे देख रहे होंगे, क्या रिएक्शन आया जनता की तरफ से? देखिए सुमित, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति महाराष्ट्र के लोगों में एक भावनात्मक लगाव है, जुड़ाव है। लोग आराध्य देव उन्हें मानते हैं। इसलिए जिस तरह से उनकी प्रतिमा गिरी है, खंडित हुई है, उसको लेकर लोगों में दुख है और नाराज़गी भी है, और जिसका इजहार जनता भले खुलकर नहीं कर पा रही है, लेकिन हाँ विपक्ष ने उस तरह मुद्दा बनाया हुआ है और राजनीति बहुत ही गर्म है। उस लिहाज से आज
प्रधानमंत्री ने उस भावना को लोगों को समझा है और उन्होंने आज माफ़ी मांगी है जाहिर तौर पर, और ये भी कहा है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगी है और छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वालों से भी माफ़ी मांगी है। तो स्वाभाविक तौर पर वो जिस सभा में थे पालघर में, वो एक बाढ़वन बंदरगाह के आज आधारशिला थी और बहुत ही ऐतिहासिक वो बंदरगाह बताया जा रहा है। आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन था और वो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बनने जा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण स्तर पर शुरुआत प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगने से की, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये मुद्दा है और कैसे आगे चलकर विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर माफ़ी मांगने पे तो लोगों ने तालियां बजाई, और क्योंकि वो उनके ही अपने पार्टी के लोग समर्थक थे। लेकिन क्या आम जो महाराष्ट्र का निवासी है या फिर जो शिव प्रेमी है, क्या वो दिल से माफ़ करने को तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है जो सवाल उठा रहा है फिलहाल विपक्ष, और विपक्ष इसे मुद्दा बनाए हुए है और वो लगातार 26 तारीख से मूर्ति खंडित हुई है और लगातार कुछ न कुछ आंदोलन चल रहा है। आज भी सोमवार, आज बीकेसी में जब सुबह नरेंद्र मोदी आने वाले थे प्रधानमंत्री, तब कांग्रेस ने घेराव की योजना बनाई थी। हालांकि पुलिस ने सभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को उनके घरों में ही एक तरह से डिटेन करके रख लिया था कुछ देर के लिए। लेकिन बहरहाल अभी भी विपक्ष तैयार है और वो आंदोलन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और विपक्ष का 1 तारीख को यानी कि रविवार को वो बड़ा आंदोलन करने वाले हैं मुंबई में, हुतात्मा चौक से लेके गेटवे ऑफ इंडिया तक, जिसमें कि खुद शरद पवार शामिल होंगे, उद्धव ठाकरे शामिल होंगे, नाना पटोले शामिल होंगे, और इस मुद्दे को फिर से उठाया जाएगा। यानी कि विपक्ष कहीं इस बात के लिए मांगने को तैयार नहीं, कि उसको लग रहा है कि ऐसा एक मुद्दा उसके हाथ में लग गया है जो कि आने वाले चुनाव में उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और दूसरी बात, जिस तरह का रवैया रहा है, खास साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से आनंद फान में मूर्ति बनाई गई, उसकी ऊंचाई जो कम होनी चाहिए थी वो बढ़ाई गई, और जैसे अपने खास लोगों को दिया गया, एक बताया जा रहा है कि अनुभवहीन जो है आपटे हैं, उन्हें मूर्तिकार थे। तो स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर लोगों को लग रहा है कहीं कहीं कोताही हुई है, लापरवाही। जी चलिए, हमारे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। कुल मिलाकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का गिर जाना महाराष्ट्र में बड़ा चुनावी मुद्दा है। विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश करेगा और सत्ता पक्ष अभी तो इस पर डिफेंसिव है, लेकिन उनकी कमजोरियां गिनाने में वो पीछे नहीं रहना चाहता है। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। हमारी तरफ से शुभ रात्रि।